आज मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है, किसके खाते में कितना खजाना जाएगा, आम लोगों को क्या मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, गरीबों के लिए सरकार क्या योजना लेकर आने वाली है, तो वहीं किस तरह का यह बजट रहने वाला है, उस पर आज दिन भर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुछ देर में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने जा रही है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज बजट पेश करने वाले हैं। बजट पेश करने से पहले जगदीश देवड़ा ने अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना की और अपने हाथों से उन्होंने उस ब्रीफकेस को भी मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, दिखाया, जिस ब्रीफकेस में मध्य प्रदेश का आने वाले साल का पूरा लेखा जोखा है, पूरा बजट है, जो आम लोगों के लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार का बजट 2025-26 का यह बजट आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में यह बजट प्रस्तुत हो रहा है और बजट का फोकस ज्ञान पर आधारित बजट का फोकस होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है 2047 का जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, उसमें मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रहेगी और हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हमारा विकास की श्रेणी में देश के अंदर नंबर 1 पर आए। तो विकास की श्रेणी में कैसे प्रदेश अव्वल होगा, इसको लेकर इस बार के बजट पर विशेष ध्यान दिया गया है। लेकिन बजट को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको वो भी सुनाएंगे। इस बार का बजट जो है वो 4,21,000 करोड़ से ज्यादा का रखने वाला है। सभी क्षेत्रों को पर्याप्त राशि इस बार के बजट में मिलने वाली है। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य है, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं और यही बड़ी बात है। उन्होंने पहले भी इस बात के संकेत दिए थे कि इतिहास में मध्य प्रदेश का इस बार का जो बजट है वो सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा रहने वाला है। अपने बजट को दोगुना करेगी। आपकी जानकारी में पिछली बार लगभग 3.5 लाख करोड़ का बजट हमने दिया था। इस लाख 4,20,000 से ऊपर करोड़ का बजट होने वाला है। ये एक तरह से वित्त मंत्री द्वारा बजट जैसे ही आएगा, हम सब जानते हैं कि सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने के साथ हमने अपना विकास की संकल्प को माननीय मोदी जी के संकल्प से मिलाने का प्रयास किया है। और याद करें 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2003-4 तक केवल 20,000 करोड़ का बजट था। उसको 21 गुना बढ़ाते हुए 4,21,000 के आसपास अगर बजट पहुंच रहा है, 4,21,000 करोड़ को, ऐसा मतलब ये कि अपने आप में ये बताता है कि सरकार विकास के लिए किस गति से चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि भारत के सभी राज्यों में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। तो आज पेश होने वाला मोहन सरकार का बजट मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट कहा जा रहा है। 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मोहन सरकार का आज बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले, विधानसभा पहुंचने से पहले अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना की है। इसके बाद तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बजट में बड़े ऐलान की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। मगर इस बार के बजट का जो फोकस है वो ज्ञान पर रहने वाला है, जिसमें युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं पर होगा, गरीबों पर होगा और किसान वर्ग पर होगा। तो इस बार का बजट जो है वो मध्य प्रदेश को कैसे और आर्थिक सशक्त बनाया जाए, इस तरफ ध्यान देने वाला रहने वाला है। आपको जानकारी को कुछ दिन पहले की जीआई समिट की, और जीआई समिट से उम्मीदें जो हैं वो अब मध्य प्रदेश वासियों की और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार के बजट को लेकर, मोहन सरकार के बजट को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही है। आज मोहन सरकार का बजट पेश होने वाला है, जिसको लेकर सरकार पूरी तैयार है। हालांकि बजट पेश करने से पहले अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष आखिर किस तरह से बयानबाजी कर रहा है वो आपको सुनवा देते हैं। अगर आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो केवल उनकी बौखलाहट है, वो विचलित होकर के बात कर रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस समय की सरकार में रहा है। तो बजट का सार, बजट की संख्या बढ़ाना राशि में, कर्ज लेने के अपेक्षा के लिए कर्ज उससे ज्यादा ले सकती है सरकार, उसकी योजना बनाने का नाम है बजट।
तो आज के बजट से किसे क्या उम्मीदें हैं, किस वर्ग के लिए यह बजट कितना प्रभावी रहने वाला है और किस तरह से यह बजट जो है वो मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, मध्य प्रदेश को कैसे अब देश के विजन में जोड़ने वाला रहने वाला है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। शीर्ष कुटुंबली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं, इंदौर से हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं संजीव आचार्य जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कुटुंबले जी आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगा। जीआईएस समिट हाल ही में संपन्न हुई और उस जीआईएस समिट के बाद अब उम्मीदें मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की है, युवाओं की है और बिजनेस वर्ग की भी है कि इस बार का जो बजट है वो मध्य प्रदेश को आर्थिक स्थिति में और मजबूत करने वाला रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं इस बार के बजट से? विशाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जीआई समिट के बाद प्रदेश की जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है और राज्य सरकार की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि 35 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यदि कमिटेड है, उसमें से 10% भी हर साल आया तो राज्य सरकार को भी अपना आर्थिक ओहदा उससे ऊपर ले जाने के लिए अभी जो बजट दे रहे हैं 4 लाख करोड़ का, वो 2-3 साल के अंदर अंदर 10-12 लाख करोड़ तक पहुंचाना पड़ेगा। और ये जो एक बहुत बड़ी चुनौती है उसको डबल इंजन की सरकार ने बहुत अच्छे से लिया है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब हर क्षेत्र को पर्याप्त धनराशि मिलेगी, हर जगह इन्वेस्टमेंट होगा। उन्होंने अपनी दिशा दे दी है और अब हम आगे और डिटेल में देखेंगे आज बजट के भाषण में उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस वक्त तस्वीरें दिखा देते हैं और ये तस्वीर देख लीजिए, विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा दोनों साथ में बजट का जो बैग है वो मीडिया के सामने दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, दोनों के चेहरों की मुस्कान इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार का बजट जो है वो मध्य प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाला है, मध्य प्रदेश के विकास को और गति देने वाला रहने वाला है। क्योंकि अगर हाल ही में हम आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र करें तो उसमें 11.05% की विकास दर ये बता रही है कि मध्य प्रदेश की गति जो है वो बहुत तेज है विकास की, और इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ संजीव आचार्य जी भी मौजूद हैं। लेकिन पंकज जी, चुनौतियां भी है जीआईएस के बाद और उम्मीदें भी अब बहुत ज्यादा हैं, क्या उन उम्मीदों पर इस बार का बजट खरा उतरने वाला है? पंकज जी देखिए दीपेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से जनता की सेवा में है और 2023 में इस मध्य प्रदेश का बजट था मात्र 23,000 करोड़ रुपए और उतना ही कर्जा इस मध्य प्रदेश के ऊपर था। यानी बीमारू था प्रदेश, ना बजट था, ना जीडीपी, ना विकास की योजना, ना नेता, ना नीति, ना नियत। और जब से 2003 से बीजेपी की सरकार, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने एक नई यात्रा तय करी, नया इतिहास लिखा है। और साधुवाद है आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को कि जिस दिवा स्वप्न की योजना के साथ उसको साकार करने का प्रयास है, अद्भुत है। यदि हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की जो 11,000 हुआ करती थी बंटाधार कांग्रेस के युग में, आज यदि 1,52,000 को पार कर गई है तो अद्भुत और अविस्मरणीय है। जो हमारा जीएसडीपी का जो सकल घरेलू उत्पादन का साइज है वो 11-12% इंक्रीज होकर अब यदि 15 लाख करोड़ के पार जा रहा हो, और इसका आशय यह है कि हमारी हर विषय की पात्रता बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो पहले 3.25 लाख करोड़ का हुआ करता था, 16% बढ़कर 3.25 लाख करोड़ का हुआ। इस बार फिर लगभग 15-16% की इंक्रीज के साथ वो 4.25-4.5 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। आज बजट अभी 11 बजे पेश होगा तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, पर लगभग ये ग्रोथ है। और जैसा कुटुंबले ने कहा कि निश्चित तौर पर जीआईएस को लेकर जो सोच है वो चुनौती होती है, पर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी जो मध्य प्रदेश की टीम है जो उसको एग्जीक्यूट कर रही है, क्रियान्वयन कर रही है, वो सक्षम है। और जिस जीआईएस में 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए हों, लगभग 22 लाख नई नौकरियों के रोजगार के सृजन के विषय हों, तो उस पर हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि जब 1 घंटे बाद 11 बजे से बजट प्रारंभ होगा तो एक ऐसा बजट होगा जो मध्य प्रदेश को बीजेपी के हर संकल्प जो हमने लिखा है कि प्रति व्यक्ति आय डबल, बजट डबल करेंगे, तो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर वर्ग जता रहा है। पंकज जी वापस लौटूंगा, एक एक क्विक रिएक्शन पहले सारे मेहमानों से ले लेता हूं, उसके बाद फिर विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। संगीता जी, कांग्रेस क्या उम्मीद जता रही है? हालांकि कर्जे को लेकर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसका जिक्र कर रही है, अभी क्या उम्मीद है इस बार के बजट से? संगीता जी
देखिए, हम तो सच बात करते हैं और सच बात भी इस तरीके से करते हैं कि जो हम पिछला बजट देखते हैं 2019 का, 2020 का, जी 2021 का और 2024 तक का यदि हम बजट देखते हैं, तो बजट में वादे तो बड़े-बड़े किए जाते हैं, पर उन वादों पर खरा नहीं उतरा बिल्कुल। चलिए जाता है। मैं लौट रहा हूं। यदि मैं मैं संगीता बात जी करूं आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर बता देते हैं। बजट से पहले कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी कैबिनेट की बैठक में अब बजट को औपचारिक मंजूरी जो है वो दी जाएगी। तो आपसे कुछ देर बाद बजट पेश होना है, लेकिन बजट के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और कैबिनेट की बैठक में लगभग 4,21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी मिलने जा रही है और उसके बाद इस बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। आम लोगों के लिए इसे पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि किसके लिए इस बार के बजट में क्या खास रहने वाला है। संगीता जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर संजीव जी का रुख करूंगा। जी हाँ, मैं यही बता रही थी कि 2021 में 10,963 महिलाओं को जॉब मिला था, जबकि 2024 में हम देखें तो ये घटकर 6,564 हो गया। तो मतलब अगर बजट लाया भी जा रहा है तो महिलाओं को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यदि हम एससी एसटी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो है स्टूडेंट जो पढ़कर बाहर निकलते हैं और उन्हें जॉब की जरूरत होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब घटे हैं। तो आप देखेंगे 2021 में 36,324 जॉब दिए गए थे, तो वो 2024 में आकर केवल 21,500 जॉब बचे। तो मुझे लगता है कि ये जो घट रहा है ये आंकड़ा, इससे साबित होता है कि बजट आप चाहे कितना ही बड़ा लेकर आ जाए, पर यदि उसका यूटिलाइज टाइम से नहीं किया जाता है, इन्वेस्टर समिट के नाम से यदि करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जाता है, तो उससे मध्य प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलता है? हमारे तो सीधे सीधे सवाल यही है। और कल भी हमने विधानसभा शुरू होने से पहले यही बताया था कि जिस तरीके से सांप डस कर बैठता है और जिस तरीके से जो युवा है वो रोजगार मांगते हैं, परंतु रोजगारों पर लगातार रोक लगी रहती है। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, जॉब के लिए युवा तरस रहा है, भटक रहा है। ये जो भाषणों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि 400 करोड़ का बजट है और इस बजट में ऐसा ऐसा होगा, केवल ये स्वप्न दिखाने का काम किया जाता है। धरातल पर स्थिति हर वर्ष घट रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन अभी से इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की नकारात्मकता पर मैं सवाल आपसे करूंगा, लौटूंगा। संजीव जी का रुख कर लेता हूं। संजीव जी, क्या सोच रखेंगे आप, इस बार का बजट किस तरह से रहने वाला है और मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बजट कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, बात तो सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी सुना, वित्त मंत्री को भी सुना कि बजट सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया है और सभी के लिए कुछ ना कुछ योजना होगी। अच्छी बात है, लोग ये अपेक्षा भी करते हैं कि बजट में सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचे और नया विकास की योजना आए वो सामने आए। लेकिन जो एक मीडिया का मैं प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे, तो मैं तो उस लिहाज से सोचता हूँ कि चूँकि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये 4,20,000 करोड़ का बजट होगा इस बार, लेकिन आप ये देखिए कि इतना ही कर्जा हो चुका है जनवरी तक। मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4,20,000 करोड़ का कर्जा भी है। तो इन दोनों बातों का ध्यान भी सरकार को रखना होगा, इसका संतुलन बना के फिर जीआईएस में जितनी बड़ी बातें की गई हैं और जितने बड़े हमारे सामने लोगों ने समझौते किए हैं यहाँ पर देश भर और विदेशों से जो आए प्रतिनिधि, उन्होंने औद्योगिक संगठनों के, अब उन्होंने भी कहा है कि हमारे साथ जो आप लोगों ने समझौते किए हैं उसको ध्यान में रख के बजट हो। फिर उसी के साथ में ये बार सभी मंत्रियों ने मैंने देखा कि कहा कि ज्ञान जो मंत्र है प्रधानमंत्री का, तो उसको भी ध्यान रखना है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। तो अब इन सब चीज़ों का समावेश करे सरकार अच्छे से, वो हम भी देखेंगे 11 बजे के बाद कि किस तरीके का बजट पेश करते हैं। क्योंकि आपको एक तरफ ये देखिए कि महिलाओं को जो योजनाओं में पैसे दे रहे हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी में था, लाडली बहना में, बाकी भी, तो एक तरफ तो ठीक है वो दिया, उससे चुनाव भी जीत रहे हैं सरकारें, लेकिन उस पर बहस भी बीजेपी कर रही है कि अब इसको खत्म करना है फ्री बीज को। तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कैसे संतुलन बना और इस दिशा में काम भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रखेंगे कि कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और उस बैठक में अब से कुछ देर बाद बजट को मंजूरी जो है वो मिलती हुई नजर आने वाली है। कुटुंबले जी हमारे साथ मौजूद है। कुटुंबले जी, जहां मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी हम टॉप 5 में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस दिशा में क्या अब और ज्यादा काम करने की दरकार है और आगे बढ़ने की अब कहीं ना कहीं गुंजाइश नजर आती है? हमारे सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमको अंधी दौड़ में नहीं जाके और ये समझना चाहिए कि हमारे प्रदेश का जो निवासी है वो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो, बल्कि साथ साथ अपनी जो
मध्य प्रदेश में रहने की खूबियां हैं, इसका उसको भरपूर लाभ मिले। और बजट का मेन रोल ही यह है कि वो इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करे कि भाई एक मध्य प्रदेश का निवासी मध्य प्रदेश में रहकर खुश रहे, सरकार के साथ जुड़ के रहे, कदम से कदम मिला के अपना योगदान देश में दे। यदि आंकड़ों में हम दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे रहते तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास आज एक तरह की पॉलिटिको सोशल लीडरशिप है। आज दक्षिण भारत हमारी तरफ देख रहा है कि हम जंगल प्रबंधन कैसे करते हैं, पूर्वी भारत हमारी तरफ देख रहा है कि हम जल प्रबंधन कैसे करते हैं, उत्तर भारत हमारी तरफ देख रहा है कि हम जमीन और पारली का प्रबंधन कैसे करते हैं, और पश्चिम भारत हमारी तरफ देख रहा है कि हम शिक्षा और व्यवसाय और अपने निवेश का प्रबंधन कैसे करते हैं। सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हमें किसी से आगे या पीछे रहने की जरूरत नहीं है, हमें एक मॉडल बन के दिखाना है। हमें उनको ये दिखाना है कि हम हर क्षेत्र में अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे, तो वो हमसे आगे प्रेरणा लेके और अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर सकेंगे। ये हम एक यूनिक पोजीशन पे देश के मध्य भाग में बैठे हैं, और देश के मध्य भाग में होने से गंगा नदी के कैचमेंट एरिया के सबसे अपर मोस्ट लेवल पर बैठे हैं हम। तो आज नेचुरली जो हमारे सामने जल प्रबंधन की चुनौती का मैंने पूर्वी भारत का जिक्र किया, वैसे ही जंगल की चुनौतियों का दक्षिण भारत का जिक्र किया। और जीआई समिट जो है उसने तो यही दिखाया ना कि आज इतना इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारी सरकार भी कह रही है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि फोकस शिक्षा पर रहेगा, क्योंकि क्या हमारी जनता या क्या हम लोग तैयार हैं, ये एक भाजपा के लिए राजनीतिक चुनौती भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी राजनीतिक चुनौती के आधार पर उभरी थी, और इसी राजनीतिक चुनौती को सही तरीके से पार नहीं पाने के कारण आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। अब डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली की सरकार समर्थन कर रही है, भोपाल की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का युवा वर्ग हमारी शिक्षा व्यवस्था में से बाहर निकलेगा, वो इस जीआई समिट से निकलने वाले रोजगार, बिल्कुल, अब वो देखने वाली बात है कि आखिर इन चुनौतियों से कैसे पार पाया जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में पहुंचे तो फिर उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा इस बार के बजट को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। साथ है विधानसभा पहुंच गए, कुछ देर की बाद जो बजट है वो पेश किया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आपका ये जो बैग है वो दिखा दीजिए, क्या कुछ खास सर इसके बजट में, इस बार के बजट में रहने वाला है? इस बजट में मध्य प्रदेश सरकार का पूरा लेखा जोखा और जनता के लिए और जिन योजनाओं के लिए जो कुछ किया है वो सब इस बैग में है। और भोपाल को मेट्रोपॉलिटन रीजन का प्रथम फेज की घोषणा भी इस बार के बजट में हो सकती है। कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी मध्य प्रदेश के विकास में, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विकास होगा। बैंक भी बनाया जाएगा सर, महिलाओं के लिए भी खास सौगातें। महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। क्या जा रहा है इसके अलावा मुझे उनके पास लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, संगीता जी ने भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल ये भी कि इन चुनौतियों से पार पाने के लिए क्या कोई रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा? देखिए दीपेश जी, अर्थव्यवस्था हमारे पास संजीव जी, सुनील जी जैसे विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो विद्यार्थी हूँ अर्थ का। अर्थव्यवस्था का मूल सिर्फ यह है कि जब जब आप स्वरोजगार और रोजगार देने वाले बनेंगे तब तक अर्थव्यवस्था सबल होगी। और जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे तो भारत का जीडीपी में योगदान दुनिया भर की जीडीपी में था 33% के आसपास, 33%। और उसका कारण सिर्फ यह था कि हमारे छोटे छोटे जो उद्योग धंधे थे ग्रामीण स्तर पर, नगर कस्बे के स्तर पर सशक्त और सबल थे। इसीलिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने क्या प्रयास किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। छतरपुर जैसा जिला है दीपेश जी, जहाँ कुछ नहीं है पर वहां का स्टोन बहुत पॉपुलर है, तो छतरपुर के पत्थर की बात की जाती है। तो ऐसा कोई जिला नहीं है। और हमने इसी प्रकार खान पान के पदार्थों की बात करी। सुधीर जी ने बहुत अच्छा कहा कि चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, जल, जंगल, जमीन और संसाधन के प्रबंधन को लेकर मध्य प्रदेश एक रोल मॉडल बना हुआ है। और मध्य प्रदेश किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं है दीपेश जी। मध्य प्रदेश तो अपनी खुद की प्रतिस्पर्धा कर रहा है कि हम पिछले बार से कितना बेहतर। पिछले बार की तुलना में 9% से प्रति व्यक्ति आय की इंक्रीज हुई है। जो 1.39 के आसपास होती थी वो 1,52,000 के आसपास है। पिछली बार का जो बजट था वो 4.25 लाख करोड़ का बजट था। इस बार का बजट 4.25 लाख करोड़ का, एग्जैक्टली 4,20,000 करोड़ का बजट है।
जीएसडीपी पिछले बार की 13,53,000 थी, इस बार की 15 लाख करोड़ के ऊपर की जीएसडीपी है। लेकिन इसके साथ साथ पंकज जी ये भी कहा जा रहा है कि चुनौतियां बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, वो एक बड़ी चुनौती है। अगर वो देंगे तब जाकर के हम प्रति व्यक्ति आय को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये भी है कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। दीपेश जी, दोनों विषय बताता हूँ आपको। नौकरी का मैंने उल्लेख किया कि ये नौकरी आप पूरे देश में और दुनिया में अदर चेक करिए कि जनसंख्या उसकी तुलना में कितनी सरकारी नौकरी की आवश्यक। भारत भी उससे अछूता नहीं, जबकि हमारे पास तो जनसंख्या ज्यादा है। तो इसीलिए सरकारों की कोशिश है कि स्वरोजगार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मतलब क्या है? यदि 33 लाख करोड़ के निवेश की प्रस्ताव है, जिससे 22 लाख नई नौकरियों का सृजन की बात की जा रही है, सरकार काम कर रही है। देश की मोदी जी की सरकार का बजट आता है, वो बजट आपको रेडी पटरी से लेकर मुद्रा योजना तक के लोन उपलब्ध कराता है, सरकार की गारंटी होती है। तो कोशिश ये है कि हम आत्मनिर्भर बने और सबल और सक्षम हो, और इस दिशा में सरकार काम कर रही है। संजीव जी ने उल्लेख किया कि हमारे गरीब, हमारे युवा, हमारे अन्नदाता और हमारी बहन बेटियों को हम नारी शक्ति कहते हैं, उनके इर्द गिर्द बजट रखा जाएगा। और यही 4 जातियां हम भारत में भारतीय जनता पार्टी मानती है, इनके आधार पर काम करता है। जहां तक कर्ज की बात है दीपेश जी, तो कर्ज मध्य प्रदेश का जीएसडीपी की तुलना का 3% है, और उसको आप बढ़ाकर आधा % और 3.5% कर सकते हैं। पिछले 22 साल में बीजेपी के सेवा काल में मध्य प्रदेश में कभी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, जैसी स्थिति दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस की घंटादार सरकार में थी। कमलनाथ जी कुछ महीनों के लिए बने, हमने सुना वो तो ओपनली कहते थे कि खजाना खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर कभी बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के रूप में जो सेवा करता है, उसने कभी यह नहीं कहा खजाना खाली है। इस सदन में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में जो संकल्प पत्र उसको पूर्ण करेंगे, किसी प्रकार की साधन संसाधन धन का अभाव है ही नहीं। तो उस नीति और उस माइंडसेट की बात है। और कर्ज हम सीमा के भीतर लेते हैं। इस वित्तीय वर्ष में 60,000 करोड़ के कर्ज की पात्रता थी, अभी 47,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के पास है, मार्च समाप्त होने वाला है। नए वित्तीय वर्ष में हमारी जीएसडीपी 15 लाख करोड़ के ऊपर की जा रही है, तो हमारी कर्ज की पात्रता अपने आप उसके 3.5% 3% के रेशियो में बढ़ जाएगी। केंद्रीय करों से जो बजट का अभी 16 वित्त आयोग आया था, उससे बातचीत करिए कि केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश का जो राजस्व बढ़ रहा है सर, 1700 करोड़ के राजस्व का अनुमान है, कल का जो आर्थिक सर्वे बोल रहा है। तो यदि आपका राजस्व बढ़ता है, तो आपका जिस राजकोषीय घाटे की आप बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट, वो 4% के आसपास है, शायद 4.11% के आसपास का अनुमान कल के सर्वे में है। तो ये सारे के सारे जो वाइटल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स है ना, जो जिसको कहते हैं आर्थिक सूचकांक है, जो दर्शाते हैं प्रगति को, उन सब पैमानों पर बिल्कुल मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश एक सफल और सशक्त यात्रा की ओर अग्रसर है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वित्त मंत्री जी और सरकार का पूरा प्रबंधन साधुवाद का पात्र। नहीं, लेकिन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च करना होगा, तब जाकर के हम कहीं ना कहीं ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हैं। संगीता जी से एक सवाल ले लेता हूं। संगीता जी, अगर हेलीपैड बनने की बात करेगी हर जिले में अगर ये चर्चा करेगी है कि स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी, हॉस्पिटल बढ़ाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर फोकस होगा, तो फिर इसमें दिक्कत कहां पर आ रही है? और यही अगर इन्वेस्ट करने के लिहाज से देखा जाए तो व्यापारियों को क्या चाहिए? रोड कनेक्टिविटी चाहिए, अगर वो अच्छी होगी, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, अगर वो अच्छी होगी, तो आपके प्रदेश में निवेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, और यही तो प्रदेश की ग्रोथ का कहीं ना कहीं एक सूचक होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरे, मध्य प्रदेश में विकास हो, परंतु हो क्या रहा है कि कई तरह के जितने भी उद्योग स्थापित हुए थे, वे सारे उद्योग बंद हो गए, दाल मिलें सब बंद हो गई है, रोजगार खत्म हो गए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो, परंतु 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और भाजपा की सरकार होने के बाद इन्वेस्टर समिट हर साल किए जाते हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के युवाओं को ना तो इन्वेस्टमेंट का कोई लाभ मिलता है, और ना ही किसानों को लाभ मिलता है, और ना ही मध्य प्रदेश का विकास होता है। हम आंकड़ों के साथ यदि बात करें तो जिन विभागों में जितनी राशि दी जाती है, वो राशि ही खर्च नहीं हो रही है। अभी पंकज जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो है रेवेन्यू आता है, तो जब इतना रेवेन्यू आ रहा है तो कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है सरकार को? सरकार कर्ज ले लेकर सरकार चला रही है और मुफ्त की योजनाएं शुरू कर रही है। मैं अगर आदिवासी विभाग की बात करूं तो लगभग 13 करोड़ के आसपास का जो बजट था,
वो उनके पास आया था, परंतु खर्च कितना हुआ? लगभग 9 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। तो 76% जो राशि थी वो खर्च क्यों नहीं की गई? तो जब सरकार के पास बजट है, विभागों के अंदर बजट है, तो खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? इन्वेस्टर समिट के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, पर इन्वेस्टर समिट के नाम पर केवल जमीनें दी जाती है मुफ्त में, 1-1, 2-2 रुपए के दाम पे जमीनें दी जाती है। अगर हम मध्य प्रदेश की जमीनों का, सरकारी जमीनों का आंकड़ा अगर निकाल कर देखें, तो किसको कितनी जमीनें मिली है, पतंजलि से लेकर तो तमाम ऐसे हैं जिनको जमीनें मिली हुई है, अडानी अंबानी जिसको। तो ये जमीनों पर क्या किया जा रहा है? उद्योग स्थापित किए नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 होता चला जा रहा है? इसके अलावा मैं पंचायत विभाग की बात करूं तो पंचायत विभाग में भी 10 करोड़ के आसपास का जो बजट प्रावधान था, अब 10 करोड़ के आसपास का जो बजट प्रावधान था उसमें से लगभग 5 करोड़ ही खर्च कर पाई है, और उसके बाद 56% जो था राशि वो अभी तक खर्च नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि बजट केवल लेकर डिपार्टमेंट को देना और उस डिपार्टमेंट के माध्यम से विकास नहीं करना, ये सरकार का फेलियर है। मैं उस और पे हम चाहते हैं, हम जवाब ले लूंगा नकारात्मकता पंकज बिल्कुल जी नहीं से, लेकिन चाहते। संजीव जी, हम भी चाहते हैं कि विपक्ष हमारे जितनी मध्य प्रदेश नकारात्मकता अब प्रदेश के विकास को लेकर और अब बजट को लेकर दिखा रहा है, और सत्ता पक्ष जितनी सकारात्मकता दिखा रहा है, दोनों की स्थितियों को आप कैसे भापते हैं? क्या इसमें सच्चाई नजर आती है? अब देखा जाए तो एक तरफ विपक्ष का जिक्र करें तो सब यही लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, और सत्ता पक्ष का जिक्र करें तो सब कुछ बहुत अच्छा है, हरा हरा है। आपकी सच्चाई क्या है? आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, बात सही है। खैर, पक्ष विपक्ष को अपने अपने हिसाब से बोलना है, वो राजनीति कर रहे हैं तो उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। वो तो अपने हिसाब से, विपक्ष का काम है, उसको तो आलोचना करनी है। लेकिन ये बात आपकी सही है कि ऐसा नहीं है। मीडिया का होने के नाते मैं ये जरूर कहूँगा कि ये तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। काम तो हुआ है, विकास के काम काफ़ी हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि मैं भी 35 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, मैं भी देख रहा हूँ पिछले 20 वर्षों में ऐसा नहीं है, बीजेपी की सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। सड़कों का खास तौर पर आपको ध्यान होगा, दिग्विजय सिंह के समय में तो ये बीएसपी की बात ही थी, सड़क, बिजली, पानी, वो सारी चीज़ों की दिक्कत तो थी, सड़कें उस समय नहीं थी। सड़कों का इस समय काफ़ी निर्माण हुआ है। और ख़ास तौर पर जैसे चतुर्वेदी जी कह रहे थे, तो वो बात सही है कि हर ज़िले को जोड़ के, हर ज़िले में जो खास चीज़ें हैं उनका कैसे बिजनेस बढ़े, उन सब पे ध्यान दे रही सरकार, वो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ है कि विपक्ष का जो ये एक आरोप है उसको ध्यान में रखा जाए तो उसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगता। कि ये जो कर्ज की बात बार बार आती है, तो इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएंगे, उसका सरकार एक अगर उसका सुझाव सामने लेके आती है, उसका कोई सॉल्यूशन लेके आती है कि कैसे उसको कम करेंगे। मगर संजीव जी, मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ एक मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हर ऐसा राज्य है जहां अब सरकार जो है कर्ज लेती है, और कर्ज लेने के बाद अच्छी अच्छी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए चलाती है और उससे लाभ भी होता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हाँ, लेते हैं सभी प्रदेश में, ये नहीं कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से लेकर के तमाम प्रदेशों का ये रहा है कि सभी लोग लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी विकास की योजना, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और उसके अनुसार विकास होना चाहिए, उसके लिए उतनी धनराशि होना जरूरी है। लेकिन इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए जो मुफ्त की योजनाएं हैं, बल्कि जैसा पहले चतुर्वेदी जी कह रहे थे वो, और बीजेपी की लाइन भी रही, मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बने लोग। तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब उनके सामने रोजगार के साधन होंगे, और वो खुद अगर किसी तरीके का कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो करें। सरकार उस पर ध्यान दे, न कि इस पर ज़्यादा दे कि फ्रीबीज जो जिसको कम करते जाना चाहिए, उसको ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसा जाता है, ये पैसा जा तो रहा है, लेकिन उसके लिए कितना कर्ज लेना पड़ रहा है हर बार। मुझे लगता है ठीक है, कर्ज सरकारें लेती हैं, उस पर बहुत बुराई नहीं है। लेकिन मैंने जो पहले भी कहा कि सरकार को इसके समानांतर ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखिए कि कुल पहले 20,000 तक का करोड़ का बजट ही था, और अब तो 15,000 करोड़ तो सिर्फ शराब से मिल रहा सरकार को राजस्व। तो ये स्थिति आ गई है, तो इसको भी देखना तो पड़ेगा ही कि इसको कैसे कम करें और कैसे रेवेन्यू कहां से बढ़ाएं दूसरी जगह से। ये बड़ी बात है। कुटुंबली जी, मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा हूं कि सिर्फ विभागों में बजट का बंटवारा कर देना ये काफी नहीं हुआ। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार के बजट में इस दिशा में भी ध्यान होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैसे खर्च किया जाए, कैसे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए काम किया जाए? हाँ, विभागों के बीच में बजट का बंटवारा तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। अपन तो मान के चलते हैं कि उसके ऊपर तो अच्छे से काम अफसरों ने किया होगा।
लेकिन राजनीतिक नेतृत्व का जहां तक चुनौती है कि उनको दिशा देनी है, हमें एक तरफ अपने संसाधन इकट्ठे करने हैं और वो संसाधन जो हम बढ़ा रहे हैं उनका सही जगह पे निवेश होना चाहिए। तो पिछले बजट में ही हमने मोहन सरकार ने दिया था कि हर क्षेत्र में एक मॉडल एक्सप्रेसवे बनेगा, उस पर काम शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे हमें उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा, तो वो एक बजट का हिस्सा ले लेगा। हमारे पास मध्य प्रदेश की सरकार के पास पिछले 20 साल के आर्थिक प्रबंधन से एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि हमारा जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है यानी सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट, ये हमारे टोटल बजट का हार्डली 40 से 45% होता है। यानी आधा बजट लगभग राजनीतिक नेतृत्व के पास रहता है कि वो उससे विकास को एक नई दिशा दे सके। ये एक बहुत बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी, कई राज्य सरकारें कई बार इस स्थिति में रहती नहीं है। और ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई मतलब हमें सरकारी योजनाएं बंद कर देना चाहिए, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूं कि भाई ठीक है, हमने लाडली लक्ष्मी योजना पूरे देश को एक मॉडल के रूप में दी। अब जो नीतिगत स्टेटमेंट आ रहा है राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से कि ऐसा नहीं है कि 2000 का 20,000 रुपए हो जाएगा लाडली लक्ष्मी का डोल, लेकिन जो 2000 है वो रहेगा। तो इस तरह से हमको अपने जो बजट में अलॉटमेंट अलग अलग विभागों के बीच में करने हैं, उसमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन योजनाओं पे हम ऑलरेडी बहुत अच्छे परिणाम निकाल रहे हैं वहां संसाधनों की कमी ना हो जी। जो नए हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए जब जितना रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि हमने घोषणाएं पिछले साल की है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन तो अभी 10 साल तक होने वाला है ना। बिल्कुल। वाटर ग्रिड मध्य प्रदेश का बनाने की बातचीत चालू हो गई है, उसके लिए हमको अभी से अपने संसाधन रखने पड़ेंगे, उसका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे होगा। अब किसी साल के बजट में ज्यादा होगा, किसी साल के बजट में कम होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, ये एक प्रशासन बिल्कुल वो एक अलग मसला है और देखने वाली बात होगी। मैं पंकज जी आपके पास लौटूंगा, लेकिन संजीव जी आपसे एक सवाल है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार के बजट में चूंकि इलेक्शन नहीं है, किसी तरह की कोई राजनीतिक हलचल भी नहीं है, डायरेक्ट बेनिफिट पर कोई फोकस होगा सरकार का? मुझे नहीं लगता। सही आपने कहा, क्योंकि ये तो हमने भी देखा कि चुनाव होते हैं जब, तो चुनावी बजट एक अलग तरह का होता है। जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद तो फिर सरकार ध्यान रखती है कि अब कैसे रेवेन्यू बढ़े और कैसे खर्चा कम हो। तो मुझे लगता है कि सही है कि इस तरह की मुफ्त की योजनाएं या इस तरह के इस पर कम फोकस रहना चाहिए। खैर, ज्ञान वाला जो मंत्र है जिसको लगातार कह रहे हैं कि हम जो प्रधानमंत्री का मंत्र है उसके ऊपर ध्यान रख के फोकस करेंगे, तो अब उस पर अगर फोकस रहता है तो मुझे लगता है कि इनको विकास के क्षेत्र में, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, देना भी चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में ही अब ये समय होता है बीच का जब आपको ध्यान देना होता है कि कैसे शिक्षा संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और अस्पताल की सुविधाएं, बड़े अस्पताल ज़्यादा जगह जहाँ नहीं है बिल्कुल, जिन इलाकों में रिमोट में, वहाँ पर भी बने, और अन्य जो सुविधाएं हैं जिससे कि औद्योगिक विस्तार हो। अभी लगातार जैसे अभी रीजनल इंदौर भोपाल का कहा है कि जैसे एनसीआर की तरह इसको डेवलप करेंगे, तो ये योजनाओं पे काम ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि विकास जैसे बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, उद्योग भी आएंगे, और जो GIS में हुआ है। चलिए पंकज जी से पूछ लेते हैं। पंकज जी, कहीं कोई डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल का जिक्र कर लीजिए या फिर कर्मचारियों को सीधी कोई लाभ देने की योजना सरकार लेकर आ रही है? पंकज जी मध्य प्रदेश में तो 7वां वेतनमान है, 48% DA ऑलरेडी कर्मचारी भाई बहनों के लिए है, और भी सरकार 8वें वेतनमान की तैयारी भी कर रही है, वो प्रक्रिया प्रचलन में। मैं कुछ प्रमुख विषयों पर बातचीत करूंगा कि यदि हम बात करें तो दीपेश जी, मध्य प्रदेश और देश में इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में बहुत बड़ा, खेती का बड़ा योगदान है हमारे अर्थव्यवस्था में। मध्य प्रदेश के पिछले वर्ष की तुलना बता रहा हूँ, पिछले वित्तीय वर्ष में गेहूं का उत्पादन बढ़ा, दलहन का बढ़ा, तिलहन का बढ़ा, चने का बढ़ा, फलों का बढ़ा, सब्जियों का बढ़ा। 28% की ग्रोथ है। 98 लाख टन फल होते थे मध्य प्रदेश में, 100 करोड़ टन को पार कर गया। 28% की ग्रोथ ओवरऑल कृषि में। मध्य प्रदेश का जो निर्यात था वो 3% से ग्रो कर रहा है मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट। तो ये सारे के सारे इंडिकेटर किस चीज को दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रही है, आपका निर्यात बढ़ रहा है। यदि फसलों की आपकी जो कृषि उत्पादन है वो 28% बढ़ रहा है, फलों का उत्पादन 2 लाख करोड़ टन से इंक्रीज कर रहा है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 9% से जंप करके 1.5 लाख के पार जा रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, और जिन बिंदुओं पर हमारी सोच है, इन बिंदुओं के आधार पर काम कर रहे हैं। और इसमें निश्चित तौर पर जो संजीव जी ने कहा या
जो कांग्रेस का पक्ष है, मैं समझना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी लाडली बहना जैसी योजना के विरोध में बार बार इस योजना पर सवाल की इस योजना से नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है दीपेश जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वित्तीय प्रबंधन करने के बाद ये योजना तैयार करी और ये संकल्प पत्र का हिस्सा लिख कर दिया है। ये हवाबाजी वादा नहीं है और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। तो हमको सबको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की उत्पादन की वृद्धि। फिर पर्यटन की बात करें, मध्य प्रदेश में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 2 करोड़ पर्यटक बढ़े, 13 लाख से पर्यटन का आंकड़ा पार कर गया। 7.5 करोड़ से अधिक पर्यटक तो खाली हमारे उज्जैन के महाकाल लोक में आए। और मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार असीम संभावना है। मैं और आप जिस भोपाल में रहते हैं दीपेश जी, ये संगीता जी वहीं रहती है, संजीव जी और श्री जी कहाँ रहते हैं जानकारी नहीं है। और भोपाल एक ऐसी राजधानी है, 8वां नेशनल पार्क है रातापानी, जहां जिस सड़क पर मैं और दीपेश जी और संगीता जी भ्रमण करते दिन में, रात में उसी पर बाघ का विचरण होता है। मैं जिस भोपाल में कोलार एरिया में रहता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आप जाओ तो रातापानी वन अभ्यारण्य जिला बदल जाता है, सीमा प्रारंभ हो जाती है और अद्भुत जंगल है। तो वन संपदा हमारे पास, प्राकृतिक संपदा हमारे पास, सबसे बड़ा आदिवासी वर्ग हमारे पास, उनसे जुड़ी आप सोचिए ना कि मध्य प्रदेश में जो भी कुछ है ना दीपेश जी, वो प्रकृति प्रदत्त है। हमारे पास कोई ग्लेशियर नहीं है, हमारे पास कोई समुद्र तट नहीं है, हम लैंड लॉक स्टेट हैं। और लैंड लॉक स्टेट होने के बाद यदि हम टॉप 5 स्टेट्स में है मध्य देश के, इसका आशय है कि पिछले 20-22 साल में बीजेपी की सरकारों ने अप्रतिम विकास किया और प्रगति करी है। लेकिन पंकज जी, उस लैंड बैंक का सही इस्तेमाल को, उस लैंड बैंक को सही तरीके से यूज किया जाए, उस पर भी फोकस होना चाहिए। है, बिल्कुल है दीपेश जी, बिल्कुल फोकस है। मध्य प्रदेश ने अभी इसमें जीआईएस में शोकेस ही किया कि सबसे बड़ा लैंड बैंक मध्य प्रदेश के पास, लाखों हेक्टेयर जमीन हमारे पास है जो हम निवेश के लिए निवेशकों को दे सकते हैं, सरकार के पास उपलब्ध है। कहीं आपको अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं है। अब तो नए प्लान ऐसे आ रहे हैं दीपेश जी के जहां आप जो नई पॉलिसी आ रही, प्लानिंग पॉलिसी, उसमें अधिग्रहण का विषय समाप्त कर रहे हैं। वो तो विकास करके भूमि देंगे ताकि सरकार को मुआवजा नहीं देना पड़े। अधिग्रहण के जो विषय आते थे, किसी को बुरा लगता था, कोर्ट कचहरी होती थी, प्रक्रिया लंबित होती थी, विषय समाप्त कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि आप जब पूरी नीति बदल लेते हैं, पूरी सोच बदल लेते हैं, और जब आपका आचार विचार आचरण मध्य प्रदेश को परम वैभव की ओर लेकर जाना। आज का मुख्यमंत्री जी ने अभी विस्तार न्यूज से कहा, मुख्यमंत्री जी ने चर्चा में कि मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जो 13 लाख करोड़ कुछ का मिला था, वो 15 लाख करोड़ के ऊपर पार कर गया। उसको अगले 28-29 में जब हमारी सरकार, ये सरकार 5 साल पूर्ण करेगी, डबल करना है। मैं संगीता जी के पास लौट रहा हूं, लेकिन पंकज जी उससे पहले एक और छोटा सा सवाल यही कि हम जीआईएस जैसे सबमिट कर रहे हैं, एमओयू साइन होते हैं, लेकिन उसे धरातल पर उतारने के बीच का जो गैप है, उस पर भी फोकस होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। है दीपेश जी, और ये व्यवहारिक चुनौती थी जिसके कारण चलते कई बार असुविधा होती थी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि कई सारी सब कमेटी बनाई है जो उद्योग यानी इंडस्ट्री वाइज उनको फोकस किया है। इंडस्ट्री के आधार पर उन सब कमेटियों में जिसमें प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है, और अब किसी उद्योगपति को मध्य प्रदेश में अधिकारियों के पास नहीं आना है। मध्य प्रदेश की ये जो 6-7 स्पेशल टीम है जो किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक को लेकर बनी है, वो लोग जाकर संपर्क करें कि भाई आपका प्रस्ताव था, कोई आपको बाधा। आप सोचिए ना कि मुख्यमंत्री जी जर्मनी गए, वहां निवेशक ने कहा भूमि चाहिए, 1 घंटे मुख्यमंत्री ने जर्मनी में बैठकर उनको भूमि आवंटन का आदेश जारी कर दिया। इससे फास्ट कोई काम हो सकता है? तो ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में जो लैंड बैंक है, मध्य प्रदेश में जो रिसोर्सेज की बैंक है, मध्य प्रदेश में जो टैलेंट है, मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, मध्य प्रदेश में जो टूरिज्म है, मध्य प्रदेश में जो प्रकृति है, उस सबको हम सदुपयोग करेंगे संरक्षण के साथ साथ। बिल्कुल। संगीता जी, एक बड़ा सवाल राजनीतिक लिहाज से इतर मैं ये समझना चाह रहा हूं, एक महिला को इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं, एक युवा वर्ग इस बार के बजट से क्या चाह रहा है, क्योंकि विपक्ष भी ये सोचता है कि आम जनता की जो नब्ज है उसको टटोला जाए और फिर उस पर कहीं ना कहीं अपने सुझाव रखे जाएं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस दिशा में कहीं काम कर पाई है कि महिला वर्ग क्या चाह रहा है, युवा वर्ग क्या चाह रहा है इस बार के बजट से? संगीता जी। बिल्कुल दीपेश जी, जो प्रदेश की जनता चाह रही है, जो हर वर्ग चाह रहा है, उसी की आवाज तो हम सदन में उठाते हैं, उसी की आवाज तो हम आपके माध्यम से टीवी चैनल्स पर उठाते हैं, और लगातार हम उसी का प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को कुछ तो राहत मिले। अब हम बात करें जिस तरीके से पंकज जी ने बताया, जो पंकज जी ने जिस तरीके से बताया,
उससे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश से सुनहरा तो कोई प्रदेश है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर संगीता यदि जी, मैं माफी सच्चाई के साथ देखी आपको जाए- रोकना चाहूंगा। इस वक्त विधानसभा का रुख कर रखेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, किस बात को लेकर विरोध है कांग्रेस का? बिल्कुल, बजट आने वाला है कुछ देर बाद, मगर उसके पहले यदि कांग्रेस विधायकों की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो फसल जो लेकर जो विधायक है वो यहाँ आप पहुंचे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। आप फसल लेके पहुंचे, कहाँ के विधायक, कहाँ देखिए, जो मांग है वो किसानों की मांग है, मेरी मांग नहीं है। मांग जो भाजपा ने वादा किया था 2700 रुपए क्विंटल का इन्होंने वादा किया था, जो नहीं दे रहे हैं। तो समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं हम यहाँ पर। सरकार से चाहते समर्थन मूल्य मिले, मगर इसके पहले भी किसानों को लेकर जो क्या कहते हैं प्रोटेस्ट है आपने कर चुके हैं, विरोध कर चुके हैं। आज फिर एक बार देखिए, किसानों के वोट से हम जीत के आते हैं, है ना, तो हमको किसानों की बात रखनी पड़ेगी। सरकार ने वादा किया था 2700 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य देने की, जो नहीं दे रहे हैं, वही हमारी मांग है आज। देख सकते हैं कि बजट सत्र के पहले जो सदन है वह गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सदन के बाहरी जो कांग्रेस के जो विधायक है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार जो किसान है उनको समर्थन मूल्य की जो राशि है वह दे, जिसके चलते कांग्रेस के तमाम बिल्कुल किसानों के मसले को लेकर लगातार सदन की शुरुआत के पहले दिन से ही हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं गेस्ट पैनल पर पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त बता देते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है और मध्य प्रदेश के बजट को मंजूरी मिल चुकी है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मोहन यादव की अध्यक्षता में, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में सरकार ने 4,21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। कैसा ये बजट होगा उस पर लगातार हम चर्चा कर रखेंगे। किस तरह से ये बजट में प्रावधान आम इंसान के लिए, आम वर्ग के लिए रहने वाला है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, ये बैठक जो है वो संपन्न हो चुकी है। संगीता जी, एक बार फिर आप ही का रुख करूंगा। जिस तरह का आक्रोश कांग्रेस का देखने को मिल रहा है सदन की शुरुआत के पहले दिन से ही, बजट भाषण तो सुनेंगे ना? बिल्कुल दीपेश जी, जिस तरीके से अभी आपने विधानसभा का बताया और मैं बात कर रही थी कि जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि मध्य प्रदेश से सुनहरा कोई प्रदेश नहीं है, तो मैं यही इसी पर आ रही थी, किसान भाइयों पर ही आ रही थी कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कहती है कि कृषि उत्पाद बढ़ा है, तो कृषि उत्पाद कोई सरकार की वजह से नहीं बढ़ा है, किसानों की मेहनत से बढ़ा, अन्नदाताओं की मेहनत से बढ़ा है। और इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में, मैनिफेस्टो में जो वादा किया था, इन्होंने कहा था 2700 रुपए में हम गेहूं लेंगे, 3100 रुपए में हम धान लेंगे और 6,000 रुपए क्विंटल में हम सोयाबीन लेंगे। तो ये अपने वादे पे ही नहीं खरे उतर पाए। अब किसानों का ना ये कर्ज माफ करते हैं, ना किसानों को बिजली मुफ्त में देते हैं। तो आप बताइए, किसान भाई यदि उत्पाद बढ़ाता है तो उसको सही दाम चाहिए और वो सही दाम के लिए संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, परंतु केवल भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार बयानों में ही राहत देती है, रियल में उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। सरकार नेता प्रतिपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। ली गई है और मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। विवेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? और अगर पहुंच पा रही है तो बताइए वहां क्या कुछ चल रहा है, किस बात को लेकर यह हंगामा अभी भी जारी है? आप जनता के राहत के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया जी। बिल्कुल, कैबिनेट में बजट को लेकर स्वीकृति मिल गई और आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के जो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है, वो अपने शरीर पे जंजीर बांध के प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में काली पोटली है, यानी क्या पोटली उनसे करते हैं कि तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कर्ज की पोटली हाथ में रखकर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वहां विरोध कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की यदि बात करें तो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे भी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार का आज जो बजट है वह मोहन कैबिनेट में स्वीकृति मिल गई है और कुछ देर बाद जो बजट है वह पटल में रखा जाएगा। मगर उसके पहले की यदि बात करें तो उसके पहले जो कांग्रेस विपक्ष का जो विरोध है वह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
हैं कि किस प्रकार से कर्ज की पोटली सर पे रखकर लगातार जो विपक्ष है वह विरोध कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो बजट है, प्रदेश सरकार का जो बजट है, उसका जो विरोध है वह लगातार किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बजट आने वाला है, मगर उसके पहले ही जो विरोध है वह देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष समर्थन खड़े रहो, फोटो आ जाए। सर उसके पहले ही आप विरोध, एक मिनट, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्ज का बजट ला रही है, जिसके अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट था कि कोई प्रदेश के युवाओं के लिए कोई नई नीति नहीं, किसान को मजबूत कैसे होगा, आर्थिक संपन्न कैसे होगा, आप उसको समय पे कर्ज नहीं दे पाते हो, आप समय पे उसकी रियायतें देना बिजली के अंदर वो नहीं दे पाते हो, युवाओं को आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो, तो इसका स्पष्ट है कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है। और प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्जा है, तो मैं समझता हूं कि 50,000 का कर्जा हर व्यक्ति पे, जब प्रदेश की सरकार पे कर्ज है, आम जनता पे कर्ज है, तो कैसे आप युवाओं को नौकरी देंगे, कैसे आप दलित और आदिवासी छात्र छात्राओं को आप छात्रवृत्ति देंगे। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ ये ब्रांडिंग की सरकार है, बड़ी ग्लोबल मीट कराती है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन प्रदेश के दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए इनके पास बजट नहीं है, उनके विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए बजट नहीं है, किसान के लिए बजट नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी विधायक दल इसका विरोध करती है कि कर्ज के बजट का, जो सरकार कर्ज लेके घी पी रही है। देख सकते हैं कि कांग्रेस का विरोध जारी है। सर आप जंजीर 2 मिनट बाद बिल्कुल आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांधी प्रतिमा के नीचे विरोध जारी है। जंजीरों में देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप से है कि जनता कैसे कर्ज की जंजीर में लपटी है, जकड़ दिया गया है, वो कैसे जनता के सर के ऊपर कर्ज रख दिया गया, एक व्यक्ति पे 50,000 का कर्ज है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की सरकार कर्ज से भरी है, प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट पे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आम जनता, दलित आदिवासी को छात्रवृत्ति समय पे नहीं मिलती, युवाओं को नौकरी के लिए आप दरवाजा ओपन नहीं कर रहे हो, किसानों को आप समय पे बिजली नहीं देते हो, रियायत नहीं देते, तो कैसा विकास? कर्ज से विकास? ये सरकार कर्ज लेके घी पी रही है। सरकार कह रही 21 गुना बजट। 2 मिनट। 21 कर्ज का बोझ जनता पे, आम जनता पे ये कर्ज का बोझ है। सरकार किस प्रकार से जो कांग्रेस के विधायक हैं, विपक्ष के बिल्कुल कर्ज के बोझ का लगातार जिक्र हो रहा था और कांग्रेस अब इसी को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। संजीव जी, एक छोटी सी रिएक्शन मैं आपकी चाहूंगा इस पर कि कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना करके भुनाने की कोशिश में लगी हुई है, इसे कैसे देखा जाए? खैर, मैंने ये कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। उनका काम है विपक्ष का कि कैसे वो सरकार की आलोचना करें, कैसे सरकार को घेरें मुद्दों के ऊपर, और जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ज्ञान जो इनका मंत्र है, तो उसी को लेकर के इनका विरोध भी उसी को ध्यान में रख के ये लोग कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है या किसानों के समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं और बार बार ये जो है कर्ज की बात कर रहे हैं। अब ये पहले भी हम लोग बहस में ये बात कर रहे थे कि कर्ज को लेकर के तो बहस है ही, उसके ऊपर तो सभी लोग बात कर ही रहे हैं। अब लेकिन चूंकि सरकार की बात को भी मानना तो पड़ेगा कि आपको कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, दूसरी सरकारें भी ले ही रही हैं, कर्ज के लिए बगैर तो विकास हो नहीं सकता। इतने बड़े प्रदेश में इतना बड़ा विकास करना है तो कर्ज तो लेना पड़ेगा। और संगीता जी, अगर उस कर्ज के जरिए प्रदेश की विकास में कहीं कोई योगदान हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के लिए योजनाएं आ रही हैं, प्रदेश के महिला वर्ग के लिए कुछ अच्छी योजनाएं हैं और उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो फिर दिक्कत किस बात की? संगीता जी, कमलनाथ सरकार कुछ दिन रखी, उस समय भी कर्ज लिया गया था, चर्चा उस समय भी बहुत ज्यादा थी। देखिए दीपेश जी, पिछली सरकार मतलब शिवराज जी की सरकार जो है खजाना खाली करके गई थी, उसके बावजूद भी कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों का ध्यान रखा। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करने का कार्य किया। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार लगभग 20 सालों से है, यदि 50,000 तक का भी उनका कर्ज माफ किया है तो बताएं, किसानों की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं।
कल हमारा इकोनॉमिक सर्वे पटल पे आया है, आपने भी देखा होगा। 2014 में 2004 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आय 11,000 थे, वो बढ़कर अब 1,52,000 से भी ज़्यादा हो गई है। ये प्रदेश के विकास की गति दर्शाता है और इसी गति से हमारा अभी बजट आने वाला है। ये विकास का बजट होगा और हमने सभी पहलू छुए ऐसा बजट होगा। एक और हुई है, आप सब जानते हैं कि चंबल का बीहड़ पहले डाकू के नाम से विख्यात था। अब वहाँ डाकू नहीं रहे, पर उस ज़मीन का सदुपयोग हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सिंचाई हो। तो सिंचाई के लिए हमारी नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत वहाँ पानी तो आने ही वाला है और उसके साथ झांसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध होकर एक हार्टिकल्चर कॉलेज वहाँ पर खुलने वाला है। केंद्र सरकार उसमें 1,000 करोड़ रुपया दे रही है। ये चंबल ग्वालियर के लिए हार्टिकल्चर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सिर्फ चंबल ग्वालियर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अब क्रॉप चेंज का समय आ गया है और इसलिए बहुत सारे राज्यों ने हार्टिकल्चर में बहुत सारी प्रगति की है और हार्टिकल्चर के उत्पादन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी इस दिशा में, जब यूनिवर्सिटी बनेगी तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा और क्रॉप चेंज में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। थैंक यू। तो आप मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सुन रखे थे कि किस तरह से अब प्रदेश के विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। एक एक रिएक्शन क्विक ले लेते हैं। संजीव जी, आप क्या अब सोच रखेंगे आप इस बार के बजट को लेकर? लास्ट रिएक्शन। नहीं, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को कि जिस तरीके से इतने सारी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री से लेके और वित्त मंत्री से लेके उनके मंत्री, अभी कैलाश जी को भी हम सुन रहे थे। जी। बड़ी अच्छी बात है कि अगर बीहड़ का विकास होता है, वहाँ की जमीन का उपयोग होता है, तो निश्चित तौर पे पूरे चंबल संभाग नहीं, प्रदेश को फायदा मिलेगा और रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे उससे। अब ये सब योजनाएं जो ये लोग कह रहे हैं, ये इसको अमल में लाएं और उसके लिए कैसे धन का करेंगे समाधान, ये दो चीजें जरूरी हैं, समझना देखना पड़ेगा। उम्मीद हमको भी बहुत है। कुटुंबली जी, एक लास्ट रिएक्शन छोटा सा। हमारा तो सारा ध्यान पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उसके डायरेक्शन पे है कि अब कौन से डिपार्टमेंट को किस तरह से अलॉटमेंट किया जाता है और उससे वो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके बारे में निर्वाचित सरकार हमको क्या कहती है कि वो कितने अलॉटमेंट से कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले दशक में उसकी दिशा वो कैसी देना चाहते हैं। इस बजट में हमारा सारा ध्यान इस तरफ है। संगीता जी, हर सवाल के जवाब में आपने उम्मीदों का जिक्र नहीं किया। एक लास्ट रिएक्शन में बता दीजिए क्या उम्मीद इस बार के बजट से? देखिए दीपेश जी, हमने तो ये कहा है कि पिछले 3 सालों का जो बजट था उसे देखें और सरकार ने 3 सालों में क्या किया है, विकास के नाम पर क्या किया है, विभागों में कितना खर्च किया है, उसका एक श्वेत पत्र जारी कर दे तो जनता को भी संतुष्टि होगी और विपक्ष को भी संतुष्टि होगी। और जो मीडिया सवाल पूछता है, कम से कम मीडिया के पास भी एक आंकड़े होंगे जब सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। तो हमारी केवल यही मांग है मध्य प्रदेश कांग्रेस की कि हमें एक श्वेत पत्र जारी कर दिया जाए और पिछले 3 सालों का बजट जो है उसमें कितना प्रावधान था और उसमें से आपने कितना खर्च किया गया है, ये सब जनता को बताया जाए। क्योंकि जब भी दीपेश जी मैं बोलने को जाती हूँ तो कोई ना कोई विधानसभा से बोलने आ जाता है तो मेरी बात पूरी नहीं हो पाती। तो मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को उनके जो विपक्ष जो अपना रोल निभा रहा है, कम से कम उनको राहत मिले और इस बजट में कम से कम मध्य प्रदेश का विकास हो, भ्रष्टाचार ना हो, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। आप देखिए कमीशन खोरी सबसे ज्यादा हो रही, महाकाल लोक से लेकर तो हम कितने घोटाले देख चुके हैं, वो पैसा जाता कहाँ है और किस तरह से उसको क्लीन चिट दे दी जाती है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश। चलिए मैं लौटूंगा, वापस लौटूंगा। पंकज जी, एक क्विक रिएक्शन मैं आपसे भी ये उम्मीद चाहता हूं कि ये बताइए कि आखिर आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? मैं तो आपको फिगर बता रहा हूँ कि प्रति व्यक्ति आय 9% से बढ़ी, बजट
जो है 16% से बढ़ रहा है, जीएसडीपी 11% से बढ़ रही है, जी। दलहन, तिलहन, धान, चावल, जी। चना, मक्का, फल, सब्जी, जी, जी। निर्यात सब बढ़ रहा है। बिजली, पेयजल, सिंचाई पर काम हो रहा है। बिल्कुल। पार्वती, काली, सिंध, चंबल, केन बिल्कुल हर स्तर पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। ये